कहानी है हसीनाओं का व्यापार। उस दिन जनवरी 2020 की 5 तारीख थी। आईजी महेश शाह अपने कार्यालय में कानपुर शहर की कानून व्यवस्था पर पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। दरअसल नागरिकता कानून को लेकर शहर में धरना प्रदर्शन जारी थे, जिससे शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही थी। इस बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बुलाया था, ताकि शहर में कोई हिंसक प्रदर्शन न हो और अमन चैन कायम रहे। दोपहर 12 बजे मीटिंग समाप्त होने के बाद आईजी महेश शाह ने अपनी समस्या समाधान के लिए आए आगंतुकों से मिलना शुरू किया। इन्हीं आगंतुकों में अधेड़ उम्र के 2 व्यक्ति भी थे, जो आईजी साहब से मिलने आए थे। अपनी बारी आने पर वे दोनों आईजी साहब के कक्ष में पहुंचे और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। आईजी साहब ने उन पर एक नज़र डाली, कुर्सी पर बैठने का संकेत किया। इसके बाद उनसे पूछा, आप लोगों का कैसे आगमन हुआ? बताइए क्या समस्या है? तभी उनमें से एक ने कहा, सर हम चकेरी थाने के श्यामनगर मोहल्ले में रहते हैं। हमारे घर के पास अभय सिंह का आलीशान मकान है। उस मकान में वह खुद तो नहीं रहते, लेकिन उन्होंने मकान किराए पर दे रखा है। मकान की पहली मंजिल पर 2 अफसर रहते हैं, पर भूतल पर जो किराएदार है, उसकी गतिविधियां बेहद संदिग्ध है। उसके घर पर अपरिचित युवक युवतियों का आना जाना लगा रहता है। हम लोगों को शक है कि वह किराएदार अपनी पत्नी के सहयोग से सेक्स रैकेट चलाता है। सर हम लोग इज्जतदार हैं। इन लोगों के आचार व्यवहार का असर हमारी बहू बेटियों पर पड़ सकता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई करने का कष्ट करें। आईजी महेश शाह ने आगंतुकों की बात गौर से सुनी और फिर उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस सूचना की जांच कराएंगे। अगर सूचना सही पाई गई तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, लेकिन सर हमारा नाम गुप्त रहना चाहिए, वरना वे लोग हमारा जीना दूभर कर देंगे। जाते समय उनमें से एक बोला। आईजी महेश शाह को आगंतुकों ने जो जानकारी दी थी वह वाकई चौंकाने वाली थी। एक बार तो उन्हें उनकी खबर पर विश्वास नहीं हुआ, पर इसे अविश्वसनीय समझना भी उचित नहीं था। अतः उन्होंने तत्काल एसपी क्राइम राजीव कुमार मिश्रा को कार्यालय बुलवा लिया। एसपी क्राइम राजीव कुमार मिश्रा आईजी कार्यालय पहुंचे तो महेश शाह ने उन्हें आगंतुकों द्वारा दी गई सूचना के बारे में बताया और कहा कि अगर सूचना की पुष्टि होती है तो दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करें। एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने चकेरी थाना प्रभारी रामन राव को इस गुप्त सूचना की सत्यता लगाने के निर्देश दिए, तो थाना प्रभारी ने मुखबिरों को लगा दिया। उसी दिन शाम 5 बजे मुखबिरों ने थाना प्रभारी रामन राव को इस बारे में जो जानकारी दी, उसने सूचना की पुष्टि कर दी। उन्होंने बताया कि श्यामनगर क्षेत्र के रामपुरम में एचएएल अफसर का एक मकान है, जिसकी देखरेख उसका बेटा अभय सिंह करता है। इस मकान की पहली मंजिल पर पैरा मिलिट्री फोर्स के 2 अफसर रहते हैं। भूतल पर ऋग्वेद गुप्ता अपनी पत्नी आरिका के साथ रहता है। आरिका ही अपने पति के साथ मिलकर वहां रैकेट चलाती है। इस मकान में वह पिछले 1 साल से रह रही है। मुखबिरों से पुख्ता जानकारी मिलने की सूचना थाना प्रभारी ने तत्काल एसपी राजीव कुमार मिश्रा को दे दी। इसके बाद राजीव मिश्रा ने रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए एक पुलिस टीम गठित की। इस टीम में उन्होंने सीओ कलेक्टरगंज स्मिता सिंह, थाना प्रभारी रामन राव, एसआई क्राइम ब्रांच डीके सिंह, किरण, कांस्टेबल अतुल कुमार, अंगन, मयूर, कोमल, राधिका आदि को शामिल किया। 5 जनवरी 2020 को रात 8 बजे थाना प्रभारी रामन राव ने सीओ कलेक्टरगंज स्मिता सिंह के निर्देश पर आरिका गुप्ता के रामपुरम स्थित मकान पर छापा मारा। मकान के अंदर एक कमरे का दृश्य देखकर थाना प्रभारी वहीं ठिठक गए। कमरे में एक महिला अर्धनग्न अवस्था में बिस्तर पर चित पड़ी थी। उसके साथ एक युवक कामक्रीड़ा में लीन था। पुलिस पर निगाह पड़ते ही युवक युवती ने दरवाजे से भागने का प्रयास किया, पर दरवाजे पर खड़े पुलिसकर्मियों ने उन्हें दबोच लिया। दूसरे कमरे में 2 अन्य युवतियां सजी सिंवरी बैठी थीं। शायद वे ग्राहक के आने के इंतजार में थीं। महिला दरोगा किरण ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। इसी समय 3 युवतियों तथा 2 युवकों ने मुख्य दरवाजे की ओर भागने का प्रयास किया, किंतु सीओ स्मिता सिंह व अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें दबोच लिया। इस तरह पुलिस छापे में सरगना सहित 6 युवतियां, 2 दलाल तथा एक ग्राहक पकड़ा गया। मकान की तलाशी ली गई तो वहां से कामवर्धक दवाएं, स्प्रे तथा अन्य आपत्तिजनक सामग्री के अलावा 4 मोबाइल फोन तथा कुछ नकदी भी बरामद हुई। पुलिस पकड़े गए युवक युवतियों को थाना चकेरी ले आई।
जिस मकान में रैकेट चलता था, उसका मालिक अभय सिंह था। संदेह के आधार पर पुलिस ने उसे भी थाने बुलवा लिया। अभय सिंह एक अफसर का बेटा था, अतः उसे छोड़ने के लिए थाना प्रभारी के पास रसूखदारों के फोन आने लगे। लेकिन इंस्पेक्टर रामन राव ने जांच पड़ताल के बाद ही रिहा करने की बात कही। अभय सिंह ने भी स्वयं को निर्दोष बताया और कहा कि उसने तो उन लोगों को मकान किराए पर दिया था, उसे रैकेट की जानकारी नहीं थी। सीओ स्मिता सिंह ने जिस्म फरोशी के आरोप में पकड़े गए युवक युवतियों से पूछताछ की तो युवतियों ने अपना नाम आरिका गुप्ता, अंशिका झा, सोनम पाठक, पूर्वी, नीलम तथा निराली बताया। इनमें आरिका गुप्ता रैकेट की संचालिका थी। अंशिका तथा सोनम आरिका की सगी छोटी बहनें थीं। तीनों बहनें जिस्म फरोशी के धंधे में लिप्त थीं। युवकों ने अपने नाम ऋग्वेद गुप्ता, अभिषेक झा तथा सावन तिवारी बताए। इनमें ऋग्वेद गुप्ता और अभिषेक झा सगे साढ़ू थे और अपनी अपनी पत्नियों के लिए दलाली करते थे, जबकि लालकुर्ती कैंट कानपुर का रहने वाला सावन तिवारी ग्राहक था। चूंकि रैकेट के सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, अतः सीओ स्मिता सिंह ने स्वयं वादी बनकर अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा के तहत आरिका गुप्ता, अंशिका झा, सोनम पाठक, नीलम, पूर्वी, निराली, ऋग्वेद गुप्ता, अभिषेक झा तथा सावन तिवारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। इन सब से पुलिस ने जब पूछताछ की तो देह व्यापार में लिप्त युवतियों ने इस धंधे में आने की अपनी अलग अलग मजबूरी बताई। कॉलगर्ल सरगना आरिका उन्नाव जिले के बेहटा गांव की निवासी थी। उसकी दो छोटी बहनें और थीं, जिनके नाम अंशिका तथा सोनम थे। इन तीन बहनों का एक इकलौता भाई भी था, जो बचपन में ही रूठ कर घर से चला गया था। वह दिल्ली में रहता है और दाईवाड़ा नई सड़क स्थित एक किताब की दुकान में काम करता है। आरिका खूबसूरत थी। उसने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसके पैर डगमगा गए। उसका मन पढ़ाई में कम और प्यार मोहब्बत में ज्यादा रमने लगा। वह बीघापुर स्थित पार्वती इंटर कॉलेज में 10वीं में पढ़ती थी। कॉलेज आते जाते ही उसकी मुलाकात उमेश से हुई। उमेश कॉलेज में इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था। उमेश और आरिका की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ती गईं और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। प्यार परवान चढ़ा तो उनके बीच की सारी दूरियां खत्म हो गईं। उमेश और आरिका का अवैध रिश्ता आम हुआ तो आरिका के पिता को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बेटी को समझाया, घर परिवार की इज्जत का वास्ता दिया, लेकिन आरिका की समझ में नहीं आया। वह तो आसमान में उड़ने लगी थी। उसने उमेश के अलावा और भी कई बॉयफ्रेंड बना लिए थे, जिनके साथ वह घूमती फिरती और मौज मस्ती करती थी। आरिका की बदचलनी का असर उसकी दोनों छोटी बहनों पर भी पड़ने लगा। वे भी उसी की राह पर चल पड़ी थीं। आरिका के कदम बहके तो पिता को उसके ब्याह की चिंता सताने लगी। उन्होंने उसके हाथ पीले करने को स्वयं तो दौड़ धूप शुरू की ही, नाते रिश्तेदारों से भी कह दिया कि वह आरिका के लिए कोई लड़का बताएं। एक रिश्तेदार के माध्यम से उन्हें एक लड़का पसंद आ गया। लड़के का नाम था ऋग्वेद गुप्ता। ऋग्वेद के पिता अभय गुप्ता उन्नाव जिले के अचलगंज कस्बे के रहने वाले थे। उनके 3 बच्चों में ऋग्वेद सबसे बड़ा था। वह पढ़ा लिखा तो था किंतु बेरोजगार था। उसका मन खेती में नहीं लगता था और उसे नौकरी भी नहीं मिल रही थी, सो वह आवारा घूमता था। आरिका के पिता ने ऋग्वेद को देखा तो यह सोचकर उसे पसंद कर लिया कि पढ़ा लिखा है, शरीर से भी स्वस्थ है, नौकरी आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। देवनारायण ने ऋग्वेद के पिता अभय गुप्ता से उसके ब्याह की बात चलाई तो वह राजी हो गए। इसके बाद सन 2010 में आरिका की शादी ऋग्वेद के साथ हो गई। शादी के बाद आरिका ससुराल आई तो सभी ने उसके रूप की तारीफ की। ऋग्वेद भी सुंदर पत्नी पाकर इतरा उठा। सब खुश थे पर आरिका खुश नहीं थी। उसे एक तो बेरोजगार पति मिला था, दूसरे उसकी स्वच्छंदता पर प्रतिबंध लग गया था, इसलिए वह परेशान रहती थी। घर से बाहर आने जाने को लेकर उसकी तू मैं पति से भी होती थी और सास ससुर से भी। आरिका ने जैसे तैसे 3 साल ससुराल में बिताए। इस बीच वह एक बेटे की मां भी बनी। उसके बाद आरिका को लेकर घर में कलह होने लगी। दरअसल आरिका ने शादी के पहले के अपने प्रेमियों के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया था। उनके साथ वह बहाने से उन्नाव तो कभी बदरका घूमने निकल जाती थी। ऋग्वेद तथा उसके परिवार से यह बात अधिक दिनों तक छिपी नहीं रही। वह समझ गए कि आरिका बदचलन है। ऋग्वेद ने पत्नी पर अंकुश लगाना चाहा तो वह पति को ही आंखें दिखाने लगी।
ज्यादा टोकाटाकी की तो थाने जाकर घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करा दूंगी। सभी जेल में दिखाई दोगे। इज्जत नीलाम होगी अलग से। धमकी से डरकर ऋग्वेद ने आरिका को उसकी मर्जी और हाल पर छोड़ दिया। आरिका ने पति को तो दबाव में ले लिया पर ससुराल वालों को नहीं दबा सकी। वह घर में ऐसी औरत को भला कैसे बर्दाश्त करते जो बदचलन हो। लिहाजा सब मिलकर उसे घर से निकालने पर तुल गए। आरिका जानती थी कि अकेली औरत कटी पतंग की तरह होती है। नाम के लिए ही सही, लेकिन पुरुष साथ हो तो वह अनेक मुसीबतों से सुरक्षित रहती है। अपनी इसी सोच के तहत आरिका घर से तो निकली पर पति को भी साथ ले गई। आरिका पति के साथ कानपुर आ गई और किदवई नगर में किराए का कमरा लेकर रहने लगी। वहां ऋग्वेद दादांग स्थित एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। आरिका ने भी नौकरी ढूंढ ली और काम पर जाने लगी। छोटी छोटी उन नौकरियों में वेतन भी मामूली था और मेहनत अधिक थी। अतः आमदनी बढ़ाने के लिए आरिका ने किसी दूसरे काम की तलाश शुरू कर दी। इसी तलाश में आरिका एक कॉलगर्ल रैकेट की सरगना से जा टकराए। सरगना ने जॉब दिलाने का झांसा देकर आरिका को अपने जाल में फंसाया और फिर देह व्यापार के धंधे में उतार दिया। आरिका खूबसूरत और जवान थी। उसकी डिमांड अधिक होती थी, अतः वह खूब पैसे कमाने लगी। ऋग्वेद प्राइवेट नौकरी करता रहा और आरिका देह व्यापार के गंदे तालाब की मछली बनी रही। हालांकि ऋग्वेद को पत्नी का धंधा कतई पसंद नहीं था, मगर वह उसे रोक नहीं पाता था। जब भी आरिका से कुछ कहता तो वह उसे डरा धमका कर चुप रहने को विवश कर देती थी। तब ऋग्वेद खून का घूंट पीकर रह जाता। आगे की कहानी देखिए अगले भाग में। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। प्लीज लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।